कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। उत्तर भारत में दो दोस्त रहते थे, धर्मबुद्धि और पापबुद्धि। धर्मबुद्धि व्यापार में बहुत निपुण था और पापबुद्धि बहुत चालाक और लालची था। पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, देखो हम लोगों को शहर जाना चाहिए, वहाँ व्यापार करना चाहिए, वहाँ हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो धर्मबुद्धि ने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा सही उपाय है, हम एक काम करते हैं, कल सुबह निकल लेते हैं शहर की तरफ। तो अगली सुबह वो शहर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो शहर पहुंचे, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारे पैसे कमाए। वो जैसे ही गांव की तरफ वापस लौट रहे थे, पापबुद्धि को एक उपाय आया। वो सारे पैसे खुद हड़पना चाहता था। तो उसने धर्मबुद्धि से कहा, देखो हम इतने सारे पैसे एक साथ गांव वापस ले जाएंगे तो सब लोग हमसे उधार मांगना शुरू करेंगे, हमारे घर चोरी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी जंगल में ये सारे पैसों को दफना देते हैं। जैसे हमें पैसों की ज़रूरत होगी हम वापस आएंगे और थोड़े से पैसे ले लेंगे, क्या बोलते हो? तो ये सुनकर धर्मबुद्धि ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, थोड़े से पैसे रख लेते हैं, बाकी के सारे पैसे दफना देते हैं। तो उन्होंने जंगल में एक जगह पर अपने सारे पैसे दफना दिए और वापस गांव की तरफ चले गए। उसी रात को पापबुद्धि उस जगह पर वापस आया और उसने सारे पैसे हड़प लिए और अपने घर में छुपा लिया। कुछ दिन बाद जब धर्मबुद्धि को पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसने पापबुद्धि से कहा, हमें जंगल वापस जाना चाहिए, थोड़े से पैसे ले लेने चाहिए। तो पापबुद्धि ने कहा, ठीक है चलता है। जैसे वो लोग जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे पैसे तो गायब है। पापबुद्धि धर्मबुद्धि पे चिल्लाने लगा कि तुम्ही ने सारे पैसे चुराए हैं, अगर तुम अपने हिस्से तक लेते तो ठीक रहता, लेकिन तुमने मेरे हिस्से के भी उठा लिए, ये गलत किया तुमने धर्मबुद्धि। एक तो पापबुद्धि ने खुद चोरी की और वो धर्मबुद्धि पे इल्ज़ाम डाल रहा था। तो ये सब सुनकर धर्मबुद्धि ने कहा, यार क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों चुराऊंगा तुम्हारे पैसे, हम दोनों दोस्त हैं ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सुनकर पापबुद्धि ने कहा, देखो मैं ये सब नहीं जानता, हम जा रहे हैं सभा के पास। तो दोनों गए सभा के पास। सभा कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उनके पास इतने सबूत नहीं थे कि वो किसी को दोषी साबित कर सके। तो पापबुद्धि ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम कल सुबह उस जंगल के पास जाते हैं जहाँ हमने पैसे दफनाए थे। अगली सुबह धर्मबुद्धि, पापबुद्धि और सभा तीनों पहुंचे जंगल में। पापबुद्धि ने प्रार्थना शुरू की और उसके पिताजी ने एक पेड़ के अंदर से जवाब दिया कि धर्मबुद्धि ने ही सारे पैसे चुरा लिए। यह सुनकर सभा धर्मबुद्धि को ही दोषी समझने लगे। धर्मबुद्धि को तभी एक उपाय आया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस पेड़ पर आग लगा दिया। कुछ ही देर में जैसे ही पेड़ जल रहा था, उसके अंदर से पापबुद्धि के पिताजी जलते हुए बाहर आए और वो चिल्लाने लगे दर्द में कि पापबुद्धि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने कहा था कि एक छोटा सा झूठ बोलना है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो तुम्हारे छोटे से झूठ ने क्या कर दिया हमारा। ये कहते कहते पापबुद्धि के पिताजी वहीं पर मर गए। ये सब देखने के बाद सभा ने पापबुद्धि को ही दोषी माना और उसको उसी पेड़ से लटका दिया। सभा ने कहा कि हाँ, पापबुद्धि का उपाय तो बहुत सही था, लेकिन उसने अपने कारनामों का नतीजा ठीक से सोचा नहीं था, इसलिए उसकी हालत भी वैसी ही हुई जैसे सारस पक्षी की हुई थी। ये सुनकर धर्मबुद्धि ने पूछा, सारस पक्षी के साथ क्या हुआ था? तो सभा ने कहानी शुरू की। एक पीपल के पेड़ पे एक सारस पक्षी रहती थी जिसने अंडे दिए थे। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल हुआ करता था। तो हर रात वो सारस पक्षी के कुछ अंडों को खाया करता था। ये बात से परेशान सारस पक्षी एक जगह पर बैठकर रो रही थी। उस सारस पक्षी का मित्र एक केकड़ा था। वो सारस पक्षी के पास आया और उसने उसकी परेशानी की वजह पूछी। सारस पक्षी ने उसे अपना दुख समझाया। तब केकड़े ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये बताओ, सांप सबसे ज़्यादा किससे डरता है? तो सारस पक्षी ने कहा, मंगूस से। तो केकड़े ने कहा, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, हम एक मंगूस को सांप के बिल के पास लाते हैं और वो अपना काम कर देगा। तो सारस पक्षी और केकड़े ने कुछ मांस के टुकड़े बिछा के एक मंगूस को सांप के बिल तक ले आए और मंगूस ने जैसे ही सांप को देखा वो उस पर झपटा और उसे मार दिया। लेकिन मंगूस वहीं पर रुका नहीं। वो पेड़ के ऊपर चढ़ा
और सारस पक्षी के सारे अंडों को खा गया। तो सारस पक्षी का उपाय सही था, लेकिन फिर भी उसने अपने हरकतों के नतीजे के बारे में ठीक से सोचा नहीं। तो ये कहानी सुनाई कराताका ने दमानाका को। उसने कहा कि झूठ के सहारे अगर तुम अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुम नाकामयाब ही होगे। अगर तुम्हें जीर्णधना की कहानी पता है तो तुम्हें यह बात मालूम होगी। तो दमानाका ने कहा कि मुझे नहीं पता उसकी कहानी। तो कराताका ने कहानी शुरू की। जीर्णधना नाम का एक व्यापारी रहता था जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसके पास पैसे थे नहीं, तो उसने अपने सारे जेवर इकट्ठा किए और एक और व्यापारी के पास गया उन्हें गिरवी रखने। उसने उस व्यापारी से कहा, कुछ पैसों के लिए मैं ये जेवर अभी आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, कुछ साल बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा और ब्याज समेत सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। ये सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है। जीर्णधना पैसे लेकर दूर देश निकला। वहाँ पर उसने बहुत मेहनत की और बहुत सारे पैसे कमाए। वो कुछ साल बाद वापस आया अपने गांव और सीधे गया व्यापारी के पास। उसने व्यापारी से कहा, देखिए मैं आपके पैसे वापस लाया हूँ, आप मेरे जेवर वापस कर दीजिए। लेकिन वो व्यापारी जीर्णधना के जेवर वापस करना नहीं चाहता था। उसने जीर्णधना से कहा, देखो मैं तुम्हारे जेवर तो वापस कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे सारे जेवर तो चूहे खा गए। ये सुनकर जीर्णधना ने कहा, अच्छा अगर चूहे खा गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। जैसे ही व्यापारी ने जीर्णधना को यह कहते हुए सुना, उसने सोचा क्या मूर्ख इंसान है, उसने मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया। जीर्णधना ने उस व्यापारी से कहा, देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ, अगर आप आपके बेटे को मेरे साथ भेज दें तो वो मेरे नहाने के पानी और कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर देगा, अगर आप बुरा ना माने तो। ये सुनकर व्यापारी ने सोचा, पहले से ही इस इंसान को इतना ज़्यादा चूना लगा चुके हैं, इतना तो कर ही देते हैं इनके लिए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे जीर्णधना जी के साथ जाओ और इन्हें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उन सब का इंतज़ाम करो। तो ये कहने के बाद जीर्णधना और व्यापारी का बेटा दोनों निकल पड़े। रास्ते में जीर्णधना को एक गुफा दिखी। जीर्णधना ने व्यापारी के बेटे को उस गुफा में धकेल दिया और एक पत्थर की मदद से उस गुफा को बंद कर दिया। जीर्णधना वापस गया व्यापारी के पास। व्यापारी ने जीर्णधना से पूछा, मेरा बेटा किधर है? तब जीर्णधना ने जवाब दिया, अरे आपका बेटा, हाँ रास्ते में एक पतंग उसको उड़ा के ले गई। तो ये सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक इंसान को पतंग कैसे उड़ा के ले जा सकती है, कहाँ गया मेरा बेटा? ये सुनने के बाद जीर्णधना ने कहा, अगर चूहे जेवर खा सकते हैं तो एक पतंग इंसान को क्यों नहीं उड़ा सकता? ये सुनने के बाद उस व्यापारी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने जीर्णधना के सारे जेवर उसे वापस कर दिए और जीर्णधना ने भी व्यापारी के बेटे को उनके पास सही सलामत पहुंचा दिया। ये कहानी सुनाई कराताका ने दमानाका को। कराताका ने दमानाका से कहा कि माना कि तुम्हारे विचार सही थे दमानाका, लेकिन फिर भी तुम्हारे हरकतों की वजह से अब हमारे महाराज की जान संकट में है। तुमने भी वही किया जो बंदर ने किया था अपने महाराज के साथ। तो ये सुनकर दमानाका ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था महाराज के साथ। तो कराताका ने कहानी शुरू की। एक महाराज था जिसके पास एक पालतू बंदर था। एक दोपहर को महाराज विश्राम कर रहे थे। उनके छाती के पास एक मच्छर आया और उन्हें काटने वाला था। बंदर ने ये देखा और वो महाराज की मदद करना चाहता था, तो उसने एक चाकू उठाई और निकल पड़ा उस मच्छर को मारने के लिए। जैसे ही उसने मच्छर को मारने के लिए चाकू मारा, वो चाकू सीधे महाराज के छाती पे लगा और महाराज वही मर गए। ये कहानी सुनाई कराताका ने दमानाका को कहते हुए कि माना कि हाँ तुम्हारे विचार सही थे, लेकिन तुम्हारे कारनामों की वजह से अब महाराज संकट में हैं। महाराज और संजीविका बहुत घमासान लड़ाई कर रहे थे। संजीविका ने महाराज को बहुत चोट पहुंचाई और महाराज ने भी संजीविका को बहुत चोट पहुंचाई। दोनों खून से लथपथ थे, लेकिन अंत में महाराज ने ऐसा पंजा मारा संजीविका पे कि संजीविका ने वही दम तोड़ दिया। संजीविका को देखते हुए महाराज बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे। तो महाराज उन पलों के बारे में सोचने लगे जब वो और संजीविका दोनों मित्र थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इतने में ही दमानाका वहाँ आया। उसने कहा, महाराज आप दुखी मत होइए, आपने बिल्कुल सही किया। संजीविका ने आप पे हमला किया था और आप महाराज हैं इस जंगल के। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से दुखी होते रहे तो आप राज्य कैसे संभालोगे? तो महाराज ने कहा, हाँ दमानाका तुम बात तो सही कह रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें दुखी होना नहीं चाहिए
और तुमने ना बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारे काम से, आज से तुम हमारे मंत्री। तो ये थी मित्रभेद की कहानी दोस्तों। मित्रभेद से हमें ये सीख मिलती है कैसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। पिंगलका और संजीविका दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दमानका ने अपने फ़ायदे के लिए उन दोनों के बीच में नफ़रत पैदा किया। ऐसे ही लोग रहते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रभेद अब कंप्लीट हो चुका है। अगली रणनीति है मित्र लाभ। विल बी बैक विथ मित्र लाभ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कॉमेंट प्लीज। ओके, बाय।